डियर एस्पिरेंट जॉब अपडेट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारा डिस्कशन होने वाला है ओएनजीसी के रिक्रूटमेंट के बारे में। होप सो आप लोगों ने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो अभी जाके देख सकते हो। लास्ट में मैं आपको एडवर्टीजमेंट की पीडीएफ भी दिखा दूंगा और उसको टेलीग्राम चैनल पे शेयर भी कर दूंगा। यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट है ओएनजीसी की वो है डिप्लोमा के लिए, ग्रेजुएट जनरल ग्रेजुएट की हम बात कर रहे हैं, डिप्लोमा प्लस बीएससी वालों के लिए, फिर जो एमएससी हैं इस टाइप के जिनका जनरल ग्रेजुएशन है उनके लिए पोस्ट आई हुई है। डिटेल में हम डिस्कस भी करेंगे यहाँ पे और आपको लास्ट में मैं पीडीएफ भी दिखा दूंगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली अगर आपने पढ़ा है तो आपके एडवर्टीजमेंट में मेंशन है, मैं कहीं से ढूंढ के खोद के एकदम से निकाला नहीं हूँ, सारी चीज़ें मेंशन है। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है वो भी चीज़ें मेंशन किया गया है। एग्जाम पैटर्न क्या है ये भी मैं डिस्कस करूँगा। ये सारी चीज़ें आपके एडवर्टीजमेंट से ही हैं। हमारी ज़रूरत बस इतनी है कि सेफ स्कोर क्या होता है, इसके लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए होता है, थोड़ी सी कनेक्टिविटी चाहिए होती है कि पिछली बार कितना गया था, कितने लोगों से आप कनेक्टेड हो। तो मैं आपको बताऊंगा कि सेफ स्कोर कितना है, बट केवल मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए बताऊंगा और वो भी गुजरात के कैंडिडेट के लिए। आपको पता है कि हर स्टेट में अलग अलग जाएगी, अलग अलग वैकेंसी है। तो चूंकि गुजरात को मैं फॉलो करता हूँ तो थोड़ा आइडिया ज़्यादा है, इसलिए मैं गुजरात के बारे में बात करूँगा। और जो बुक्स बताऊंगा वो तो सबके लिए है, और बुक्स में बताऊंगा केवल मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। ठीक है, तो इन शॉर्ट आप समझ लो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का थोड़ा डिस्कशन यहाँ पे ज़्यादा होने वाला है, बाकी का ओवरऑल डिस्कशन होगा। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और ये मेरे बाकी सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सैलरी की। तो ये सबके सैलरी की हम बातें कर रहे हैं। हाँ, आपका जो बेसिक पे है जूनियर इंजीनियर के अलावा दूसरी जो पोस्ट है उनके लिए थोड़ा सा कम है, तो आप उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेते ना। मैं बता दूंगा कि आपका कैलकुलेशन कैसे होता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन रहेगा। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज आपको पता चल जाएगा कि आपकी सैलरी ज्वाइनिंग के बाद कितनी मिलने वाली है। तो ये जो पे मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ ये तो आपके एडवर्टीजमेंट में भी मेंशन है। इसके अलावा आपको 30% डीए मिलता है। ठीक है, डीए डियरनेस अलाउंसेस ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर दिया है 34, जल्दी ही यहाँ पे भी 34 हो जाएगा। अभी के लिए करंट में 30 चल रहा है। ठीक है, तो जब तक आप जाओगे रिक्रूटमेंट होगा तब तक तो 34 से भी आगे निकल गया रहेगा, क्योंकि 6 महीने बाद रिवाइज होता है। खैर अभी के लिए मान के चलो 30 है, तो अभी के हिसाब से हम सैलरी कैलकुलेट करेंगे। प्लस 35% आपका मिसलेनियस अलाउंसेस होता है। पर कोई लोग कहते हैं इसमें काफ़ी सारे अलाउंसेस मिले होते हैं, जनरली पीएसयूज या फिर मेट्रो में इस टाइप के अलाउंसेस दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये 35% होता है। इसके अलावा 10% एचआरए होता है। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, एक मैं आपको समझाता हूँ। अब मुझे एग्जैक्टली इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं है। इससे पहले 2021 वाली जो रिक्रूटमेंट थी उसमें ये 35% सेपरेटली मिलता है और ये 10% एचआरए सेपरेटली मिलता है। ठीक है, अभी वाली जो एडवर्टीजमेंट आई है 2022 इसमें एचआरए को इसी वाले आपके अलाउंसेज में मेंशन किया हुआ है एडवर्टीजमेंट में। मैंने जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनसे बात भी किया, बट उन्होंने कहा कि सर मेंशन तो है बट वो सेपरेटली देते हैं। पर मुझे थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि रिसेंटली कई सारे पीएसयूज में देखा गया है कि उन्होंने अपनी सैलरी डिक्रीज किया है, पे स्केल भी डिक्रीज किया है, अलाउंसेस भी घटाया है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। हो सकता है कि आपसे सीनियर जो हैं उनको स्टार्टिंग पे आपसे ज़्यादा मिली हो, आपको ज़्यादा मिलना चाहिए क्योंकि इन्फ्लेशन चल रहा है, इन्फ्लेशन के साथ आप बाद में सेलेक्ट हो रहे हो तो आपका ज़्यादा सैलरी होना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे पीएसयूज ने अपने पे स्केल कट किए हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पे एचआरए इसमें इंक्लूड हो। मैं श्योर नहीं कह रहा हूँ। अगेन जो लोग इससे पहले वाले हैं उनको ये दोनों सेपरेटली मिलता है। आपके केस में दोनों सेपरेट भी हो सकता है और दोनों अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, एचआरए सिटी के हिसाब से मिलता है। मैंने मिनिमम यहाँ पे रखा है। मिनिमम इसलिए रखा है कि ओएनजीसी की जो लोकेशन होती है जनरली वो 10% वाली ही होती है। अगर इनके हेड ऑफिस को छोड़ दिया जाए तो मतलब जो भी शहर में इनकी ऑफिस उसको छोड़ दिया जाए, अगर वहां पे आपकी पोस्टिंग नहीं है, जो कि जनरली नहीं होती है। एक जूनियर इंजीनियर की पोस्टिंग आप ये भी जान लो डे नाइट होती है। कभी डे ड्यूटी रहेगी आपकी, कभी नाइट ड्यूटी रहेगी। जनरली ये 15 डेज पे अल्टरनेट दिया जाता है। तो जनरली लोकेशन ऐसा होता है कि आपको 10% ही मिलता है। और इसके अलावा अगर आपके नाम से बाइक है, तो जूनियर इंजीनियर की मैं बात कर रहा हूं, अगर आपके नाम से बाइक है तो आपको 4300 ये व्हीकल मेंटेनेंस का अलाउंसेस मिलेगा। बट ये केवल उन्हीं को मिलेगा जिनके पास व्हीकल है। अगर आपके पास व्हीकल नहीं है तो ये आपको नहीं दिया जाएगा। ये फिक्स होता है, इतना ही मिलता है। ठीक है, इतना पर मंथ। ठीक है, और आपके नाम से बाइक है तभी मिलेगा। ओके, इसके बाद अगर हम ग्रॉस करें, ये सब ऐड कर लो आप, तो ये ऐड कर लोगे 75 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी बन जाती है कुछ बेसिक पे। अगर उसमें किसी में एक्सक्लूड कर देते हैं, किसी में इंक्लूड कर देते हैं, तो ये आपकी ग्रॉस टोटल हो जाती है। अभी जिनसे मैंने बात किया जो लास्ट टाइम थे, उनका कहना था कि हमारा ग्रॉस टोटल कुछ 59,000 के आसपास चला जाता है। ठीक है,
तो ये ग्रॉस टोटल है अभी का, क्योंकि हो सकता है जो जॉब कर रहे हैं 1 साल तक हो गया उन लोगों का, तो इंक्रीमेंट आ गया होगा। हर साल आपको 3% इंक्रीमेंट मिलेगा, ठीक है, 3% इंक्रीमेंट मिलेगा आपके बेसिक का हर साल आपको। ये सारी चीजें आपके एडवर्टीजमेंट में भी हैं, ये कुछ एडवर्टीजमेंट में है, ये नहीं था, और ये जो यहाँ पे कंफ्यूजन है वो मैंने आपको बता दिया। अब इन हैंड सैलरी क्या आपको इतनी मिलेगी? नहीं। अगर आपको वो घर देते हैं, जनरली फैमिली क्वार्टर मिल जाता है, अगर आपको चाहिए तो ये तो कट जाएगा ऐसे ही, तो ये बाहर हो गया। इसके अलावा कुछ पेंशन वेंशन के पैसे कटते हैं, कुछ और जो चीज़ें फैसिलिटी जो प्रोवाइड करते हैं वो करते हैं। तो जनरली कट पीट के जो आपको मिलता है वो कुछ मिलेगा 42 से लेके 45,000 के बीच में, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी बन रही है। तो इतना आप मान के चलो कि इन हैंड सैलरी आपको मिलेगी जब आप ONGC एज ए जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ज्वाइन करोगे, ठीक है। तो ये आपकी सैलरी हो गई, बेनिफिट्स हो गए, जिससे थोड़ा मोटिवेशन मिला होगा। अगर आपको अगर लगता है कि नहीं अच्छी जॉब है तो आप मोटिवेट हो गए पढ़ने के लिए या फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। हालांकि यहाँ पे भी मैंने सैलरी मेंशन कर रखा है, ये बाद में सोचा थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ, तो इसको अभी के लिए आप इग्नोर करना, मैंने डिलीट नहीं किया था यहाँ से, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन 3 ईयर डिप्लोमा चाहिए। अब क्वेश्चन होगा क्या BE वाले अलाउ है? तो BE वाले अलाउ नहीं है, ठीक है। इवन दो केस भी चल रहा है कि जो लोग 2 साल का डिप्लोमा किए हैं उसको भी ONGC वाले गुजरात में कंसीडर नहीं करते थे। अब मुझे श्योर नहीं पता कि केस जिन लोगों ने किया था उस केस का जजमेंट क्या आया, मैंने देखा भी नहीं, अभी याद आया मुझे, तो वो देख लेंगे। बट ये है कि 3 ईयर डिप्लोमा मांगा है। अगर आप 3 ईयर डिप्लोमा हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 2 ईयर डिप्लोमा वाले के साथ थोड़ा इशू होता है ONGC में, ठीक है। केस भी किया हुआ है, जिनको मैं जानता हूं 2 ईयर डिप्लोमा था, उन्होंने केस किया था, सिलेक्शन हुआ था, बट केस का क्या जजमेंट हुआ ये मुझे अभी के लिए आइडिया नहीं है। इसके अलावा सिलेक्शन में आपको CBT एक टेस्ट देना होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, ऑब्जेक्टिव नेचर का होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती है। और CBT में सबको मिनिमम 40% मार्क्स लाना होगा, तो इतना तो ला ही सकते हो ना, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो जनरली 50% मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखा जाता है, बट यहाँ पे 40 है, कम है, कोई बात नहीं। इसके अलावा कुछ टेस्ट यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, ये टेस्ट आपके JEE के लिए नहीं होते हैं। बाकी सारी जो पोस्ट हैं किसी में होंगे किसी में नहीं होंगे, अब उस डिटेल में मैं नहीं जाता हूं, क्योंकि मैंने कहा कि मैं JEE को यहाँ पे ज्यादा डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा। तो आप देख लेना कि अगर आप जनरल ग्रेजुएट हो तो आपके लिए क्या है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट में सारी चीजें मेंशन है। JEE के लिए आपको कुछ नहीं देना होता है, जो जूनियर इंजीनियर हैं उनके लिए केवल CBT देना होता है। इसके अलावा आपका कोई टेस्ट नहीं होता है, सीधा DV के लिए बुलाया जाएगा। 5 टाइम कंसिडर करते हैं वो DV मेडिकल के लिए, तो 5 टाइम वो बुला लेते हैं, तो उसके बाद आपको सीधा ज्वाइनिंग मिल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके स्कीम ऑफ एग्जाम का, कैसे एग्जाम होगा। तो होप सो कि ये भी आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है तो देख लीजिए। 20 मार्क्स होता है आपके, बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें, रीजनिंग, FT, जनरल अवेयरनेस, सारी चीजें होती हैं। 20 क्वेश्चन होगा, 20 मार्क्स का होगा। तो देख लो आप, मैं तो यही कहूंगा कि जितना आप पढ़ते हो न्यूज पेपर, करंट अफेयर, उतना मोर देन सफिशिएंट है। बहुत ज्यादा इस पर दौड़ के कूद नहीं पड़ना है, ठीक है। चूंकि जो आपका डोमेन वाला सब्जेक्ट है, जैसे आप मैकेनिकल से हो तो मैकेनिकल वाला, जो से आप सिविल से हो तो सिविल वाला, इलेक्ट्रिकल से हो तो इलेक्ट्रिकल वाला, केमिकल से हो तो केमिकल वाला, जो भी आपका डोमेन सब्जेक्ट है उसका 80% वेटेज है, तो आप इस पे ज्यादा फोकस करें। इसमें आप ना भी पढ़ के जाओगे तो मैं मान के चलता हूं कि 6 से 7 नंबर तो आप ले आओगे। थोड़ा पढ़ लोगे तो 10 नंबर ले आओगे। 10 नंबर से आगे जाने के लिए आपको ठीक ठाक सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, तो वो डिपेंड करता है। अगर ये आपका पूरा प्रिपेयर है, एकदम अच्छे से प्रिपेयर है, तब आप इस पे जंप करें। अगर ये अच्छे से प्रिपेयर नहीं है तो पहले इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। इसको हल्का फुल्का जब कभी ये पढ़ के थक जाए तो माइंड फ्रेश करने के लिए बस इसको पढ़ लें, ठीक है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेहनत पहले वहां करनी चाहिए जहां पानी आसानी से निकल जाए। आपको पता है पहाड़ है, ज्यादा खोदना पड़ेगा, और जबरदस्ती आप पहाड़ी खोद के पानी निकालोगे और बगल में मैदान पड़ा है तो फिर ये आपकी गलती है ना, फिर तो मैदान खोद लो, जल्दी पानी आ जाएगा। तो वही बात है, आप इसको ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करें, ज्यादा फोकस करें, इस पे थोड़ा सा कम टाइम दें। हाँ, अगर ये आपको बहुत अच्छे से आता है, आपको कॉन्फिडेंट है कि मेरा प्रिपेयर है, तो आप नॉन टेक्निकल पे भी जा सकते हैं। 2 घंटे का पेपर होगा आपका, पता चल गया, CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है। आपने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे लिया, उसका 85% वेटेज है। ऐसा नहीं कि उस जो आपका 100 मार्क का था पूरा का पूरा 100 में जितना आप पाओगे यहाँ पे रख दिया जाएगा, नहीं, उसका 85% यहाँ पे रखा जाएगा। मैं बताता हूँ, एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। फिर 10% आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस के मार्क्स हैं। कई सारे लोग कहते थे कि परसेंटेज की कोई वैल्यू नहीं होती है भैया। अब ही बहुत हम लोग ऐसा एग्जाम्पल देखे हैं, लड़के जिनका परसेंटेज खराब हो जाता है ना, वो कैसे एक्सक्यूज देते हैं,
अरे भैया हमारे क्लास में एक बालिका बढ़ता था, सारे सब्जेक्ट में बैक लगती थी और बाद में तो पता नहीं भाई वो कहाँ सेलेक्ट हो गया यहाँ से निकल के। तो ये सब एक्सक्यूज बंद करिए। अगर आप अभी कॉलेज में हैं तो पढ़ाई स्टार्ट करिए, परसेंटेज मैटर करता है। परसेंटेज कुछ दिखाए या ना दिखाए, बट आपका सीरियसनेस और आपकी कंसिस्टेंसी दिखाता है। ये दिखाता है कि आप मेहनती हो, मेहनत कर सकते हो। कोई भी आपको हायर करने के लिए तैयार रहेगा, इसीलिए तैयार रहते हैं जो लोग मेहनत करते हैं, क्योंकि उनको पता है लड़का परसेंटेज लाया है, इसका मतलब कि या तो इंटेलिजेंट होगा, इंटेलिजेंट नहीं होगा तो कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट नहीं होगा तो मेहनती होगा, 10 दिन पढ़ता होगा, खूब लगा के पढ़ता होगा, या तो पूरे साल 2-2 4-4 घंटे पढ़ता होगा। तो कुछ तो क्वालिटी होगी उसके अंदर, तभी उसके परसेंटेज आए हैं। तो अगर आप परसेंटेज को इग्नोर करते हो अपने एकेडमिक में तो इग्नोर ना करें। और यहाँ पे आपको 10 मार्क्स उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया जाएगा, मतलब 100% वेटेज है, इसका 85% वेटेज है। इसके बाद आपके पास अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है, जो कि जनरली बहुत लोगों के पास होता है, बहुत लोगों के पास नहीं भी होता है तो 5 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। तो ये पूरा मिलके आपका हो जाता है 100 मार्क्स। अब एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कर लीजिए कोई कैंडिडेट है रिटन में जो उसका 100 का था, यहाँ पे वो ले आता है 70 मार्क्स आउट ऑफ 100, किसमें, सीबीटी में, ठीक है, 100 मार्क्स लेके आ गया। पर ये 100 का हम कर देंगे 85, तो यहाँ पे 85 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, ठीक है। तो ये बन जाता है आपका 59.5। ये मार्क्स किसका हो गया, आपका इसका हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर आपका 60 से ऊपर है, ठीक है, 60% से ऊपर है तो आपको 10 मार्क्स ये मिल जाएगा। 50 से ज्यादा और 60 से कम है तो 6 मार्क्स मिलेगा, और 50 से कम है तो 3 मार्क्स मिलेगा। आप ऐड कर लेना आपका कितना परसेंटेज है, आपको कितना मिल रहा है, ठीक है। अगर आपके पास अप्रेंटिस है तो 5 मार्क्स ये भी मिल जाएगा, नहीं है तो ये 5 मार्क्स माइनस कर लेना। ये टोटल हो जाता है आपका 74.5। और अगर आप जनरल कैंडिडेट हो, अगर इतना लेके आते हो, ये मैंने स्पेशली रखा है इंटेंशनली, ठीक है। अगर आपको ये सारा है, इतना लेके आते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका सब कुछ अच्छा है और इतने मार्क्स ले आते हो, गुजरात की मैं बात कर रहा हूँ, गुजरात मैकेनिकल की मैं बात कर रहा हूँ, इतने मार्क्स लेके आते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 75 के आसपास कट ऑफ रहती है, 70 प्लस लेके आते हो तो आप एकदम सेफ जोन में हो, आपका सिलेक्शन मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा। लास्ट टाइम जिसका इंटरव्यू किया था मैंने, उसका कुछ 76 मार्क्स था, ओबीसी का कैंडिडेट था। उसने बताया कि सर 70, ओबीसी में तो 70 तक भी लोग हैं सिलेक्टेड, ठीक है। तो वो मैं आगे कट ऑफ बता दूंगा कि आपका सेफ स्कोर क्या है। हालांकि कट ऑफ बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, पेपर कैसा रहा, नंबर ऑफ सीट्स कितनी थी, और ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो उस पर डिपेंड करता है, बट खैर ऑन एन एवरेज एक टारगेट मार्क्स आपको मिल जाता है सारी चीज़ें जानने के बाद कि आपको कितना लाना है, ठीक है। फिर आप उस तरीके से अपना प्लान करते हो। तो ये रहा पूरा आपका सीन। अब अगर आपके पास ये वाला मार्क्स नहीं है तो ध्यान रखो, अगर यहाँ पे तो बढ़ा नहीं सकते हो आप, जितना है उतना ही है, तो यहाँ पे आपको बढ़ाना पड़ेगा। जो 70 है वो 75 करना पड़ेगा, 80 करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देख लेना कि आप कहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, बट टोटल जो है वो आपका 75 प्लस रहे जनरल में तो ज़्यादा अच्छा है, ओबीसी में 70 प्लस रहे तो ज़्यादा अच्छा है। आगे मैं यहाँ पे दिखाई देता हूँ आपका कट ऑफ, ये कट ऑफ ही मैंने लिखा हुआ है। जनरल का 75% इज द सेफ स्कोर, सिलेक्शन हो जाएगा। गुजरात मैकेनिकल की मैं बात कर रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस 70%, ओबीसी 70%, एससी 60% और एसटी 57%, ठीक है। तो 57 प्लस मार्क्स, इससे प्लस रहे तो आप सेफ में हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो टारगेट बना लेना आप अपने हिसाब से कि आपका प्रिपरेशन लेवल कितना है और कितने मार्क्स अभी आपके आ रहे हैं, कितना प्रिपरेशन करना बाकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बुक्स की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं बुक्स क्या पढ़ें, तो बुक्स के लिए अगर आप जनरल अवेयरनेस पढ़ना चाहते हो, जो कि मैंने पहले कहा कि इग्नोर कर सकते हो, थोड़ा बहुत पढ़ना है तो पढ़ लीजिए खाली टाइम में। अगर आपका टेक्निकल तैयार है तो उस पर फोकस करें, अदरवाइज ना करें। खैर आपको बुक परचेज करनी है तो अरिहंत पब्लिकेशन की जीके जीएस की बुक आती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, परचेज कर सकते हो, ठीक है। जनरल अवेयरनेस के लिए अगर आपके पास लूसेंट है तो वो भी परचेज करने की जरूरत नहीं है, उसी को पढ़ लो। जो आपके पास है जीके जीएस की वो अच्छी है, ठीक है। 10-20 रुपए की करंट अफेयर की आती है, किसी पब्लिकेशन का ले लीजिए, रिसेंट करंट अफेयर 1 साल पुराना तक उसमें दिया गया रहता है, वो पढ़ लीजिए, ठीक है। तो वहां से आपको 10-12 नंबर सारा करकुरा के आ जाएगा। अगर आपको जीके जीएस में प्रॉब्लम है तो रीजनिंग एप्टीट्यूड जो भी आपकी अच्छी है वो ही पढ़ लीजिए, वही आपका अच्छा खासा मार्क्स ले आ देगी। बाकी सब में थोड़ा बहुत अगर आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। हालांकि 20 मार्क्स ही है, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आर.एस. अग्रवाल, ये भी किसके लिए है, आपके एप्टी वाला रीजनिंग वाला पोर्शन के लिए। आर.एस. अग्रवाल हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, रीजनिंग एप्टी दोनों आती है, इनकी मिक्स भी आती है। आप जो भी जिसमें भी कंफर्टेबल हो खरीद लीजिए। अगर आपके पास दूसरे किसी पब्लिकेशन की बुक है ऑलरेडी तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बुक सिलेक्शन नहीं करवाती है मेरे भाई, सिलेक्शन होता है आपके दिमाग से, ठीक है।
बुक में क्वेश्चन नियर अबाउट वही रहते हैं, थोड़ा बहुत डाटा वाटा चेंज रहता है। हाँ, किसी बुक में थोड़ा सा सोल्यूशन ठीक दिया रहता है, किसी बुक में थोड़ा शॉर्ट में दिया रहता है, यही चेंजेज होते हैं, ठीक है। बट कोई भी बुक अगर आप सॉल्व कर लेते हो, समझ के सॉल्व कर लेते हो, तो वो इतना ही हेल्प करेगी। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हाय तो बना करो, आप जो भी बुक है उससे बस फोकस करो। पढ़ लोगे सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं पढ़ोगे बुक लाके लाइब्रेरी बना लोगे तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। ये हार्ड ट्रूथ है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए आपको क्या पढ़ना है? देखो, लास्ट टाइम तक तो खुरमी से सिलेक्शन हो गया था, केवल खुरमी पढ़ के गए थे लड़के और उनका सिलेक्शन हो गया था। आप कहोगे कि हम गुजराती से देंगे। हाँ, एक बात और है कि जितने भी स्टेट हैं हर जगह जो आपका पेपर होगा 3 लैंग्वेज में होगा, ठीक है। मान लीजिए गुजरात की बात करें तो वो गुजराती में होगा, हिंदी में होगा और इंग्लिश में होगा। महाराष्ट्र में गुजराती, हिंदी, मराठी, और जो हिंदी स्टेट हैं वहां पे इंग्लिश और हिंदी में होगा, ठीक है। तो आप देख लेना कि आप किस में कंफर्टेबल हो। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो खुरमी पढ़ लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। खुरमी पढ़ लेते हो, उसके बाद टाइम बचता है तो एसएससी जेई का पेपर सॉल्व कर लो प्रीवियस ईयर, ठीक है। या फिर एसएससी जेई आपके पास नहीं है, वाईसीटी है तो वाईसीटी कर लो। दोनों में से एक ही करना है। कोई ये नहीं पूछेगा कमेंट बॉक्स में कि दोनों कर लें। भैया दोनों नहीं, 10 कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, बट केवल कहने के लिए करोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। करने के लिए करना, ठीक है। करने के लिए 20 बुक कर लो अच्छे से तो कोई बात नहीं है। बस ये बताने के लिए कि मैंने 20 बुक किया है उसलिए करोगे तो कोई मतलब नहीं, 0 में से 0 सन्नाटा आएगा मार्क्स आपका, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ो, खुरमी अच्छे से पढ़ो, सिलेक्शन हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। लास्ट टाइम तक तो खुरमी पढ़ के लोग सेलेक्ट होते थे, ठीक है। जैसे मैं बता रहा था, जिसका इंटरव्यू भी है आपको लास्ट में मिल जाएगा, वो भी बच्चा केवल खुरमी पढ़ के गया था और कुछ नहीं किया था, सिलेक्शन हो गया, ठीक है। और ये आपका एसएससी जेई है। एसएससी जेई आप तब पढ़ो जब खुरमी कर लो, या फिर आप देख लो कि क्या कंफर्टेबिलिटी है। अगर आपको लगता है कि नहीं आप दोनों साथ साथ कर सकते हो तो एक टॉपिक पढ़ो, दोनों से कर लो। बट मैं यही कहूंगा कि पहले खुरमी तो कर ही लेना, खुरमी छोड़ के मत जाना। जनरली पीएसयूज के पास यही सब चलता है, वो क्वेश्चन बनाना नहीं चाहते, कामचोर होते हैं। तो ये रहा पूरी सीन। अब मैं आपको पीडीएफ दिखा देता हूं एडवर्टीजमेंट का। तो यहाँ पे आपका एडवर्टीजमेंट है, आप इस एडवर्टीजमेंट को एक बार रीड आउट जरूर कर लेना। मैं एक चीज बता देता हूं कि जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले हैं वो कौन कौन से पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। जिसमें मैकेनिकल लिखा है उसमें तो आप एलिजिबल हो ही, प्रोडक्शन जिसमें लिखा रहेगा उसमें भी आप एलिजिबल हो, सीमेंट टाइडिंग में एलिजिबल हो आप, और ड्रिलिंग में एलिजिबल हो आप, ठीक है। और ड्रिलिंग के लिए थोड़ा सा देख लेना, फिजिकल स्टैंडर्ड भी चाहिए, तो भरते टाइम आप देख लेना कि आपका वो फिजिकल स्टैंडर्ड है कि नहीं। सबसे ऊपर ये जो पोस्ट है ये देहरादून के लिए, तो इसी वजह से, इसी तरीके से, सॉरी, स्टेट वाइज पोस्ट दिया गया, स्टेज वाइज नहीं, स्टेट वाइज। तो आप उसी स्टेट में भर सकते हो, स्टेट में जहां का डोमिसाइल है आपके पास। जैसे गुजरात के बच्चे गुजरात का भर सकते हैं, महाराष्ट्र के, उत्तराखंड के, दिल्ली के, मतलब आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, अदरवाइज नहीं है तो आप नहीं भरना उसको, ठीक है। जैसे ये महाराष्ट्र की है तो महाराष्ट्र की पोस्ट है मैकेनिकल की, यहाँ पे आपको नजर आ रही है 47, तो ये केवल महाराष्ट्र के डोमिसाइल वाले फिलअप कर सकते हैं। नीचे आपको गुजरात आ जाएगा, A4 गुजरात है आई थिंक सो, तो ये गुजरात, सॉरी गोवा आ गया, गोवा के बाद शायद गुजरात आएगा, तो यहाँ पे गुजरात आ गया आपका। तो गुजरात में वो कैंडिडेट फिलअप कर सकते हैं जो कि गुजरात से हैं। तो गुजरात के लिए आप यहाँ पे पोस्ट देख पाओगे। पोस्ट मैंने हाईलाइट कर रखा है जिसमें मैकेनिकल एलिजिबल है, और मैंने आपको बता भी दिया इन ब्रीफ उसमें मैकेनिकल एलिजिबल है। तो अब तेजी से स्लाइड करते हैं हम लोग, क्योंकि हर स्टेट का ऐसे ही दिया गया है, और जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया है वो सब यहीं से लेके बताया है। कुछ ऐसा नहीं है कि मैंने ONGC से स्पेशली मंगवाया था। हाँ, कुछ चीज़ें कट ऑफ की जो बातें होती हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं उन स्टूडेंट से जिनको हम पहले से जानते हैं, जो सिलेक्टेड हैं। बाकी बुक्स का भी डिस्कशन कर लेते हैं उन लोगों से। तो आप देख लो कि आपको कौन सी पोस्ट अप्लाई करनी है, आप अप्लाई कर लो जरूर, एक बार रीड आउट भी कर लेना बाकी चीज़ें, ठीक है। और कुछ चीज़ें हैं जो मैंने नीचे हाईलाइट कर रखा है, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको सीट के अलावा, ठीक है। सीट तो दिखा दिया, सैलरी की बातें मैंने यहाँ पे किया था, और इसकी मैं बात कर रहा था कि देखो यहाँ पे हाउस रेंट मेंशन किया गया है, जो कि लास्ट टाइम तक सेपरेटली दिया जाता था। लेट्स सी इस बार वो क्या करते हैं, क्योंकि पीएसयूज की भी हालत खराबी चल रही है। गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ पे बहुत सैलरी दिया जा रहा है, गवर्नमेंट ऐसा सोचती है उनकी सैलरी घटाओ, और कई सारी पीएसयूज ने अपनी सैलरी डिक्रीज भी किया है। ये कुछ वो फिजिकल स्टैंडर्ड हैं, आप देख लेना कि इस फिजिकल स्टैंडर्ड में आप आते हो कि नहीं आते हो। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ड्रिलिंग, तो ड्रिलिंग वाली पोस्ट के जो लोग हैं वो जरूर देख लें कि वो इसमें फिट बैठते हैं कि नहीं। और ये आपका 6x6 होना चाहिए बिना ग्लास, इसको इग्नोर करके मत जाना, ठीक है। जिसमें आप एलिजिबल हो उसी में भरना, ठीक है। नेता बनने की जरूरत नहीं है कि मैं भर दूंगा हो जाएगा, मेरे जूनियर ने बोला था हो जाएगा, मेरे सीनियर ने बोला था हो जाएगा, इस टाइप की चीज़ें नहीं चलेंगी, ठीक है। बाकी आप देख लो, ये जो दूसरी पोस्ट हैं जिनकी मैं बात नहीं किया हूँ डिटेल में, वो दूसरी पोस्ट के लिए कुछ टाइपिंग वाइपिंग के टेस्ट हैं, वो आप लोग देख लेना। और ये लास्ट डेट है, यहाँ पे आपको एज नज़र आ रही होगी, एज रिलैक्सेशन भी है एज पर द रिजर्वेशन, वो सब डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको चाहिए तो आप देख लेना। सिलेक्शन प्रोसेस की बातें मैंने ऑलरेडी कर लिया है।
डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। और नेगेटिव मार्किंग भी बता दिया हूँ कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यहाँ पे वो चीज़ें दिया गया है कि किस तरीके से आपका किया जाएगा, फिर सिलेक्शन किस तरीके से होगा, अलग अलग का अलग अलग दिया है। यहाँ पे 2 चीज़ें मैंने नहीं बताया, ऊपर जेई वालों का तो मैंने बता दिया है, नीचे वालों में ना अप्रेंटिस को गायब कर दिया है, ठीक है। तो जो दूसरी पोस्ट है उसमें अप्रेंटिस नहीं चाहिए, देखो यहाँ पे सीधा आपका जो 85 है वो आपका ये, और अप्रेंटिस इसमें मांगा, इसमें अप्रेंटिस नहीं मांगा है, ठीक है। एकेडमिक परफॉर्मेंस ही है केवल। तो ये आप देख लेना, दूसरी जो पोस्ट है जूनियर इंजीनियर के अलावा वाली पोस्ट, ठीक है, ये उनका वेटेज दिया है। और जो जूनियर इंजीनियर की चीज़ें हैं थी वो मैंने ऑलरेडी बता दिया, बाकी प्रिंट उंट करके अपनी स्लिप लुप आपके अपने पास रखना है, बाद में कोई तकलीफ ना हो, ठीक है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।